नमस्कार साथियों, PWOली के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो है आज जो है हम लोगों का ये लास्ट क्लास है और प्राचीन भारत का लास्ट क्लास है और जो मिसलेनियस टॉपिक है उससे हम लोग डील किया जाएगा। जो विविध पहलू है उससे हम लोग जो है देखा जाएगा। तो प्राचीन भारत विविध मुद्दे जो हैं, मिसलेनियस जो है टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत पहले कल का हम लोग टॉपिक देखेंगे। कल का टॉपिक हम लोग का क्या है? जो कल का टॉपिक है सामंतवाद, जो फ्यूडलिज्म है उसे देखा जाएगा। कल बच्चों इस पे नोट्स हम लोग बना चुके हैं, तो सामंतवाद क्या है उसे पहले देखा जाए। तो सामंतवाद जो है इसकी शुरुआत कब से हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है सातवाहन काल से भूमिदान परंपरा से हुआ था। सातवाहन काल से भूमिदान की परंपरा शुरू हुआ था। अब ये भूमिदान भाई किसे दिया जा रहा है? तो ब्राह्मण वर्ग को दिया जा रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे ब्रह्मदेय भूमि या अग्रहार भूमि कहते हैं। अब मुद्दे की बात बच्चों ये है कि इसका उद्देश्य क्या था। बौद्ध और जैन धर्म पूजा जो है, हम लोग आर्ट एंड कल्चर में धर्म का मुद्दा जो है वो कला और संस्कृति का मुद्दा है, तो वहां पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे वो कई बार बच्चों मैंने आप लोग से कहा कि अभी 30% सिलेबस जो है वो कम से कम 30% सिलेबस जो है बचा हुआ है। सामंतवाद का मतलब होता है बच्चों जो है कि एक राजा है और राजा के अंदर जो है अधीनस्थ शक्तियां हैं। तो ये अधीनस्थ शक्तियां जो हैं वो कैसे उभर करके आती हैं? आगे चल करके मध्यकाल में आप देखेंगे कि केंद्रीय राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? तो सबसे बड़ी चुनौती ये सामंतवादी शक्तियां, मतलब उनके नीचे की जो अधीनस्थ शक्तियां हैं। एक कहावत बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो वही बात जो है वो सही बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये अधीनस्थ शक्तियां जो रहती हैं वही आगे चल करके जो है इनके लिए क्या होती हैं? इनके लिए चुनौती पेश करती हैं।
समझ गई बेटा चलिए सना जो है, अगर प्राचीन भारत बेटा इतना पढ़ने के बाद समझ गई तो बहुत बहुत बड़ी बात है। प्राचीन थोड़ा सा कुछ बच्चों को ज्यादा परेशान करता है। जहां मेरी कश्ती डूबा वहां पानी कम था तो कुछ बेटा वही वाला इत्तेफाक कह सकते हैं कि इन्हें गैरों ने नहीं बर्बाद किया, अपनों ने बर्बाद किया। अपनों ने मतलब जो इनके अंदर जो दान में दिए गए जो भूमि रहते हैं, तो आपको दान में ये मत सोचिएगा कि 10-5 बीघा दे दिए, 2-4 जिला के बराबर का भूमि जो है, केंद्र का राजा है भाई, तो बड़ा क्षेत्र दान में दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों इनका उद्देश्य क्या होता है, ये जो भूमि दान दे रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य जो है कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना होता है, विस्तार करना था। क्योंकि भारत कैसा मुल्क है भाई? भारत किसानों का देश है। जो भारत किसानों का देश है, तो किसानों के देश में आय कहां से आएगा? आय भी खेती किसानी से आएगा। जब आय खेती किसानी से आएगा भाई, तो आय जब खेती किसानी से आएगा तो इस तरीके से ये सोचते हैं कि कृषि योग्य भूमि का ही विस्तार किया जाए और भूमि दान करते हैं। अब जिसे भूमि दान किया गया है, भूमि दान प्राप्तकर्ता को भूमि दान प्राप्तकर्ता को साम्राज्य के दूर दराज का क्षेत्र दान में दिया जाता था। आज बच्चों वृक्ष लगाना चुनौती है ना, इतना जनसंख्या बढ़ गया कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। वो जमाना था, और उस जमाने में क्या था? तो उस जमाने में जो है वृक्ष को काटो चुनौती था। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, इसलिए था कि भाई वृक्ष को काटो। तो दान में राजा किसको देगा? दान में वैसे क्षेत्र को देगा जहां से उसे कुछ फायदा मिले। उद्देश्य अभी मैंने बताया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना है। वो जंगल वाला क्षेत्र जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो क्षेत्र दान में देता था। जनजातीय क्षेत्र जो है वो दान में देता था। अब भूमि दान प्राप्तकर्ता जो हैं, इन्हें क्या करना है? तो भूमि दान प्राप्तकर्ता को वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से क्या करना था? सहयोग से कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। जो जनजातीय लोग हैं उस दूर दराज के क्षेत्र में, उन्हीं का सहयोग लेकर के, उनसी के सहायता से उन जंगलों को साफ करवाना है और कृषि योग्य भूमि का विस्तार कराना है। तो इस तरीके से क्या है भाई, चलिए बेटा, अगर बनारस में बारिश के लिए कुछ टोटके यूज हो रहे हैं, उसके बाद भी तो बारिश नहीं हो रहा है, तो
तो आइए बच्चों क्या देखते हैं कि स्थानीय लोगों के सहयोग से ये हो रहा है, जबरन नहीं हो रहा है, उनके सहयोग से हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो रहा है। इसीलिए ब्राह्मण वर्ग को भूमि दान दिया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग शास्त्र के हिसाब से, धर्म सम्मत आधार से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप राजा को समर्थन दीजिए, आपका राजा जो केंद्र में बैठा हुआ है वह है, आपको उसे समर्थन देना चाहिए। और राजा को देवत्व का बोल दिया जाता था, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी हैं। अलग अलग समय काल में अलग अलग नुस्खे होते थे कि आपको अपने राजा को क्यों सहयोग देना चाहिए। दैव पुत्र शाही, शाहानुशाही, देवता के पुत्र शाह मतलब राजा, राजाओं के राजा, महान राजा। ये काम कौन कर सकता है भाई? धर्म का वो दिखाकर, डर दिखाकर राजा के प्रति सम्मान ब्राह्मण वर्ग ही कर सकता है। सहयोग से बच्चों हो रहा है तो सहयोग से, जबरन रहता तो सेना को दे दिया जाता कि सेना को ले लो दान भाई, जाओ जबरन उन सबों से कहो कि जंगल काटे जो है राजा को समर्थन दें। लेकिन जबरन नहीं है, सहयोग से करना है। तो सहयोग से में ब्राह्मण वर्ग को दिया जा रहा है कि वो अनुनय विनय, धर्म का मार्ग दिखाकर, धर्म का डर दिखा करके राजा के प्रति सहयोग लेंगे। अब बच्चों क्या होता है कि जिसे भूमि दान मिल रहा है उस भूमि दान प्राप्तकर्ता को, इस भूमि दान प्राप्तकर्ता को संबंधित क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में 3 जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। 3 जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। वो कौन सी भाई 3 जिम्मेदारियां हैं? अब मान लीजिए कोई जो है पाटलिपुत्र मतलब पटना में बैठा हुआ राजा है, एक ब्राह्मण को दान दे दिया आंध्र प्रदेश का जो जंगल का क्षेत्र है, और कहा कि भाई जाइए जो है शास्त्र का डर दिखा करके, धर्म का भय दिखा करके कहिए कि आपको अपने राजा को समर्थन देना चाहिए, राजा के लिए स्वामी भक्ति दिखाना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि ये जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाएंगे, पैदावार आपके घरों में जाएगा, आपका परिवार खुशहाल होगा। बदले में एक हिस्सा राजा को कर के रूप में देना होगा। ये तो बच्चों आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत है। अब वो जाते हैं, ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन जब स्थानीय स्तर पे जाते हैं तो राजा को समझ में आता है भाई कि ये 3 काम आप करिएगा। कान खोल के बच्चों सुनिएगा, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये चल क्या रहा है। ये बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, इतिहास ही चल रहा है। इतिहास का एक टॉपिक सामंतवाद है, वो चल रहा है। कब से शुरू हुआ? सातवाहन काल से ये मुद्दा हुआ। उद्देश्य क्या है? कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना है। शुरू में ब्राह्मण वर्ग को दिया गया। अब जिस क्षेत्र में दान दिया गया उस क्षेत्र में उसे 3 जिम्मेदारियां निभानी थी। पहला जिम्मेदारी क्या है कि भाई जो खेती योग्य में भूमि तब्दील किए हो, उस खेती योग्य भूमि से भू राजस्व का संग्रहण करना, भू राजस्व का
संग्रहण करना। अगला क्या रहता है कि जो भी खेती योग्य भूमि है 1/3 मतलब 2/3 हिस्सा किसान का हुआ, 1/3 आप अपने पास कर के रूप में लीजिए। अगला जो है स्थानीय लोगों में विवाद का निपटारा करना। स्थानीय लोगों के विवाद का समाधान करना। किस रूप में समाधान करना है भाई? तो न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। आज दो पक्ष में अगर झगड़ा होता है तो मामला कहां पे जाता है? मामला न्यायपालिका में जाता है। न्यायपालिका क्या है भाई? सरकारी व्यवस्था है, वो न्याय प्रदान करते हैं। बात बच्चों वही है कि उस जमाने में जब लोगों के, वहां के लोगों में अगर झगड़ा हुआ तो जिसे भूमि दान दिया गया है वो जा करके न्याय प्रदान करने का काम भी करेंगे कि लोगों में कोई सरकारी व्यवस्था से असंतुष्टि न हो। अगला बच्चों क्या काम है? तो अगला काम कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था की स्थापना। कानून और व्यवस्था की स्थापना करना। कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, लॉ एंड ऑर्डर को जो है सुनिश्चित करना। अब कानून और व्यवस्था, मान लीजिए कि वहां का 200-500 लोग कह दे कि नहीं, मार के भगाओ इसको, जो है हम राजा वजा किसी का समर्थन नहीं करते हैं, तो कैसे उस चुनौती से निपटेंगे भाई? तो कानून और व्यवस्था की स्थापना करने के लिए क्या होता है? एक सेना का गठन करना। एक सेना का गठन करना। अब मान लीजिए एक भूमिदान प्राप्तकर्ता को क्या मिला? एक भूमिदान प्राप्तकर्ता को 1-2 जिला ही मिल गया है दान में कि उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करो। एक पुलिस वाले का या एक आर्मी मैन का बेटा तनख्वाह मान के चलिए कि लगभग 50,000 रुपया, मतलब साल का 6 लाख रुपया। जो आज के हिसाब से बच्चों बीघा जो होता है, बीघा 20,000 रुपये बीघा है। किसान को अपनी जमीन देंगे कि भाई अधिया पे हमारी खेती कीजिए, मनी पे खेती कीजिए, तो 20,000 रुपया दे करके 1 बीघा 1 साल के लिए लेता है। 100 बीघा मतलब 2 लाख, अगर 300 बीघा दे दिए तो 6 लाख के बराबर हो गया। 300 बीघा दे दिए भाई, उसके बदले में एक सैनिक। वैसे करके वो क्या है, वो जो सेना का गठन कर रहे हैं, वो सेना को तनख्वाह कहां से दे रहे हैं? तनख्वाह जो ये भू राजस्व मिल रहा है इसी से दे रहे हैं, या उनको भूमि का कुछ टुकड़ा दान में दे रहे हैं। अब बच्चों जो रहता है कि जनता में डीएम, आप ही मुझे बताइए, जनता में डीएम साहब का ज्यादा, आम जनता में डीएम साहब की ज्यादा मांग होती है कि सीएम साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनकी ज्यादा मांग होती है, या जो पीएम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी मांग होती है? आजकल एक ठो गाना बेटा चल रहा है ना कि वो कौन सा एक भोजपुरी गाना है ना कि लागता कि बबुआ तोहार जीएम हुई हैं, फिर कहता है नहीं जीएम से ऊपर डीएम हुई हैं, फिर कहता है नहीं डीएम से ऊपर सीएम हुई हैं, और फिर कहते नहीं ये तो हिंद के सितारा पीएम हुई हैं।
बच्चों आम जनता में जो इतना क्रेज आपके अंदर है ना, दिन रात आप हंसते हंसते बेटा, आप लोग कोई साधारण छात्र थोड़ी हैं। कभी कभी अपना तारीफ भी सुन लेना चाहिए, कभी कभी बेटा अपनी तारीफ सुन लेना चाहिए। आप लोग कोई साधारण छात्र थोड़ी हैं भाई, जो है हंसते हंसते बेटा जवानी को अगर कोई बलिदान कर दे, वो यूपीएससी का छात्र होता है। यूपीएससी का बच्चों एस्पायरेंट होना इतना आसान थोड़ी है। यूपीएससी का छात्र बनने के लिए कई चीजों की बाजी लगानी होती है। पहली बाजी तो अपने जवानी की ही लगाना होता है। मजाक बच्चों थोड़ी है, जो है एक यूपीएससी स्टूडेंट होने का मतलब सुबह सो के उठे हैं से लेकर रात सोने तक चैन नहीं रहता है। पहला तो मुद्दा है कि हिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ गया बेटा तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी छूट रहा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी छूट रहा है, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स छूट रहा है। दिमाग तनाव ही तनाव में रहता है। सिलेबस कभी न खत्म होने वाला, जो अनंत संसार कहा जाता है, उतना बड़ा सिलेबस होता है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि इतना ज्यादा इस एग्जाम का क्रेज आप लोगों के अंदर क्यों है? इतना ज्यादा क्रेज इसलिए है कि गांव में होता है कि कलेक्टर साहब बनेगा, फला का लड़का जो है कलेक्टर साहब बनेगा। हाँ बेटा, क्लास जिस दिन मिस हो गया उसका एक अलग से दुख है जीवन। और प्लस क्या जिंदगी है भाई ना। एक यूपीएससी का एस्पायरेंट बनना बेटा मजाक थोड़ी है। मजाल है जो है चाचा के लड़के का, मामा के लड़की का, बुआ के लड़के का शादी पड़ जाए। यहां पे अपना कैरियर ही पीछे पड़ा हुआ है। दुनिया भाड़ में जाए जो है, यहां तैयारी में ही खोए हुए हैं। तो कुछ तो है बेटा ना, कौन सा ऐसा जिद है जो हर तरीके का त्याग करवा ले जाता है, हर तरीके की बलिदानी करवा ले जाता है। अगर दिल्ली में होंगे बेटा तो दिल्ली का जो गर्मी और दिल्ली की सर्दी दोनों सुभान अल्लाह है। इस समय जो गर्मी पड़ रहा है बेटा, दिल्ली के में 10 बाई 10 वाला जो कमरा है ना, हम लोग तो 17 सालों से हैं। 10 बाई 10 के कमरा में एक लड़का जो है वो उबल रहा होता है, खिड़की उड़की होता नहीं है। 25 गज का कमरा है, एक 10 बाई 10 का उसमें कमरा रहता है। आगे जो है किचन है, उसके आगे बाथरूम है, फिर एक एंट्रेंस गेट है। और छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाता है भाई। कौन सा नवाब के घर के हुए हैं कि अरे दिल्ली घर वाले भेज दें बेटा वही बहुत है। आ गया PWI जो है 10,000 में कोर्स हो गया। हम लोग 17 साल पहले बेटा दिल्ली गए थे तो GS की फीस 25,000 रुपए 2008 में था। तो मुद्दे की बात बच्चों क्या है? मुद्दे की बात है कि हर तरीके का बलिदानी क्यों करते हैं? क्योंकि कलेक्टर साहब बनने का, DM साहब का इतना क्रेज है आम जनता में, क्योंकि आम जनता का माई बाप DM साहब होते हैं। मजाल है कि आम जनता CM से जाके डायरेक्ट मिल लेगी, मजाल है कि आम जनता PM साहब से जाके मिल लेगी। तो आम जनता का माई बाप कौन है? आम जनता का माई बाप कलेक्टर साहब हैं। आज तो जमाना बच्चों सोशल मीडिया का है, आज तो जमाना जो है डिजिटल इंडिया का है, आज तो जमाना जो है तमाम तरीके के लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, RTI है, तमाम तरीके की चीजें हैं कि आप DM से ऊपर भी जुड़ा। वो जमाना बेटा चिट्ठी ना कोई संदेश वाला जमाना था।
अब आम जनता का माई बाप कौन है? आम जनता का माई बाप जिसको भूमि दान प्राप्त करता, वो क्या जाने कि राजा किस चिड़िया का नाम है भाई? कौन सा शाम को जो है नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेडियो से फला 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 बोल रहा हूं, आज का ताजा खबर। अरे वो वाला जमाना तो बेटा था नहीं। तो आम जनता का माई बाप जिसे भूमि दान मिला हुआ है, वो हर काम कर रहा है, वो भू राजस्व की वसूली वही कर रहा है, कानून और व्यवस्था वही स्थापित कर रहा है, न्याय प्रदान वही कर रहा है, यही काम केंद्र में बैठा हुआ, ये बस यही तीन काम उस जमाने में केंद्र में बैठा हुआ राजा भी करता था। यही तीन काम बच्चों उस जमाने में केंद्र में बैठा हुआ राजा भी करता था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अब उसके पास शक्तियां आ गई। जब केंद्र में राजा कम, जैसे गुप्त काल में स्कंद गुप्त के बाद कमजोर राजा हुए, ये जो भूमि दान प्राप्त करते हैं ये अपनी स्वतंत्रता घोषित करना शुरू किए, स्वतंत्रता घोषित करना शुरू किए। तो यही राजनैतिक विकेंद्रीकरण गुप्तोत्तर काल में आपको दिख रहा है। मगध में उत्तर गुप्त हैं, बंगाल में गौड़ हैं, कन्नौज में मौखरी हैं, थानेश्वर में वर्धन है, वल्लभी में मैत्रक हैं, महाराष्ट्र में चालुक्य हैं। ये कौन है भाई? ये वही अधीनस्थ शक्तियां हैं, सामंती शक्तियां हैं। अब बेटा कलेजा निकाल करके तो सब कुछ चिल्लाया जो है, सामंतवाद क्या है कुछ समझ में आया या ऊपर से गया? फटाफट बताइए, जो है सब कुछ तो बता दिया, सामंतवाद समझ में आया या ऊपर से निकल गया? फटाफट बेटा बताइए जो है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है। और अब ये बताइए बेटा कि आप और मेरे बीच अब कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है मतलब इतिहास को लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूं, या अभी भी जो पहले वाले दिन लगता है कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, बड़ा चिंता हो जाता है कि धीरे धीरे बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे आप समझते जाते हैं कि नहीं, लगता है कि ठीक ठाक हैं जो है। फिर एक बैच का जो है ना वो मोमेंटम बनना शुरू होता है, फिर इतिहास अच्छा लगने लगता है, फिर लगता है कि अब इतिहास में खो रहे हैं। तो चलिए बेटा जो है, सामंतवाद इस तरीके से समाप्त हुआ। शुरू में जो ब्राह्मणों को दिया जा रहा था, गुप्तोत्तर काल में अब वेतन के रूप में अधिकारियों को भी भूमि दिया जाने लगा। चलिए जो है, अब बच्चों नाम ही आज के क्लास का क्या है? आज के क्लास का नाम ही मिसलेनियस टॉपिक है। अगला जो मुद्दा है हम लोगों का क्या है? तो अगला मुद्दा जो है वो गिल्ड सिस्टम है। इंग्लिश में गिल्ड सिस्टम कहते हैं, हिंदी में जो है श्रेणी संगठन कहते हैं। श्रेणी संगठन कहते हैं। गिल्ड सिस्टम जो है वो कहा जाता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सामंतवाद की शुरुआत किस यूनिट में हुआ था? सातवाहन काल तो बच्चों एक वंश है ना। अगर मैं कहूं सामंतवाद की शुरुआत किस यूनिट में हुआ था तो आप मुझे क्या उत्तर देंगे, बताइए। पोल बेटा कैसे होता है ये मुझे नहीं पता है। पोल वाला जो फीचर है वो कैसे होता है ये मुझे नहीं पता है।
एक आध दिन सीखूंगा जो है तो कराऊंगा पोल जो है। क्या बेटा ताम्रपाषाण काल के बारे में कौन से नहीं पढ़ पाया? कमेंट आपका ऊपर चला गया। यूनिट का नाम अगर बताएंगे बेटा तो सातवाहन काल मौर्योत्तर काल है ना। मौर्योत्तर काल में सामंतवाद की शुरुआत हुआ। इतना टेक्निकल तो बच्चों होना ही चाहिए जानकारी जो है। सातवाहन काल मौर्योत्तर काल, यूनिट का नाम मौर्योत्तर काल है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्रेणी संगठन जो है, श्रेणी संगठन का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो प्रथम उल्लेख जो है प्रथम उल्लेख जो है प्राक मौर्य काल में मिलता है। प्रथम उल्लेख जो है प्राक मौर्य काल में मिलता है। अब बच्चों ये श्रेणी संगठन क्या है? तो ये श्रेणी संगठन जो है आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, जुड़ा मुद्दा है। एक बच्चों मूवी है, शायद आप लोग देखे ही होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि अधिकांश लोग देखे ही होंगे। मूवी का नाम पान सिंह तोमर है और पान सिंह तोमर का वो डायलॉग है कि चंबल में डाकू नहीं, चंबल में क्या रहते हैं? किसी को याद है तो बताइए। चंबल में डाकू नहीं, बागी रहते हैं, बागी रहते हैं। हाँ, कल ही मैं आप लोग से बता रहा था जो है कि बेटा मैं चाय पी रहा हूं कि कॉफी पी रहा हूं, इससे इतिहास का टेस्ट नहीं बदल जाएगा। आप टॉपिक पे ही रहिए, हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहना है। तो उसमें जो है थोड़ा सा बस एक एनर्जी मिलता है। हाँ, चंबल में बागी रहते हैं। कल ही मैंने आप लोग से कहा था कि एक चीनी यात्री आए हुए थे, नाम जो है वेन सॉन्ग रहता है, राजा हर्षवर्धन के समय काल में आए हुए रहते हैं। अच्छा, निर्मल इसी क्लास में है। चलिए बेटा, निर्मल जो है तो कांसे का प्रयोग बेटा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तांबा और टीन मिलाकर के कांसा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा पहले के जमाने में क्या था? पहले के जमाने में जो है व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं थे। चीनी यात्री वेनसोंग को काड़ा में जो इलाहाबाद के पास में डाकुओं ने क्या किया था? लूट लिया। क्लास 6 की एनसीईआरटी में है कि डाकू उनकी बलि देने जा रहे थे। बलि देने जा रहे थे मतलब कि अपनी कुल देवी को सोचते हैं कि आज बलि दे ही देते हैं। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि आंधी आ गया, आंधी आ गया तो डाकू भाग गए। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं रहते हैं। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में व्यापारी विभिन्न व्यापारियों का, विभिन्न व्यापार से जुड़े, विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों का
समूह होता था जो विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों का समूह था। भाई ये कैसा समूह था? विभिन्न व्यापार से जुड़े जो व्यापारियों का समूह था, ये कैसा समूह था? तो जैसे सोने का काम करने वाला व्यापारी है, उनका अपना श्रेणी कहते थे। जैसे हर व्यापार का अपना जो संगठन है उसे श्रेणी संगठन कहते थे। जैसे सोने के व्यापारी हैं तो सोने के व्यापारियों का अपना श्रेणी संगठन था, चमड़े के काम करने वाले के व्यापारियों का अपना श्रेणी संगठन था, लोहे का काम करने वाले लोहार जो व्यापारी हैं, लोहार व्यापारियों का अपना संगठन था। अब बच्चों क्या है, इतना भाईचारा है, विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों का समूह क्या है, वो श्रेणी संगठन है। बड़ा ही छोटा सा मुद्दा है, स्पष्ट हो गया होगा। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग 2-3 काम करते थे। जैसे मान लीजिए सोने के व्यापारियों का समूह है, तो एक बहुत ही छोटा सोने का भी व्यापारी होगा, एक बड़े सोने का व्यापारी होगा। हर व्यापार में बच्चों क्या है, कुछ छोटे व्यापारी होते हैं, कुछ बड़े व्यापारी होते हैं। बड़े व्यापारी के पास आवश्यकता से बहुत ज्यादा धन है। प्राचीन काल में बेटा बैंक तो होता नहीं था कि बैंक में गए जाके पैसा जो है ज्यादा है तो जमा कर दिए। जो छोटे व्यापारी हैं बच्चों, उनके पास व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का अभाव होता था। धन का अभाव होता था, अगर उनको कुछ पैसा मिल जाए तो अपने व्यापार को धीरे धीरे पटरी पे ला दें, आगे बढ़ा लें। तो ऐसे में वो भाईचारा कौन निभाता था? वो भाईचारा उस व्यापार से जुड़ा जो है श्रेणी संगठन निभाता था। बड़े व्यापारी के पास अगर ज्यादा पैसा है तो अपने श्रेणी संगठन में वो ज्यादा पैसा दे देता था। भाई ये मैं इतने समय के लिए आपको पैसा दे रहा हूं, क्योंकि बैंक होता नहीं था, घर में पैसा रखना सुरक्षित था नहीं। जो छोटा व्यापारी था उसी, मान लीजिए 10 बड़े व्यापारी ने पैसा दिया, ढेर सारा पैसा दिया, तो 50 छोटे छोटे व्यापारियों को छोटा छोटा अमाउंट जो है, जिसे आज लोन कहते हैं, ये श्रेणी संगठन अपने व्यापार से जुड़े सोने के छोटे छोटे उधार या ऋण जो है कई व्यापारियों को देते थे। ब्याज पर देते थे कि भाई इतने समय के लिए आप ले रहे हैं, इससे आपका व्यापार आगे बढ़ेगा तो इतना ज्यादा आप मुझे लौटाएंगे। तो विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों का जो समूह है, ये बैंक के रूप में बच्चों काम करते थे। बैंक के रूप में कार्य करते थे। अब बैंक के रूप में कैसे काम करते थे मैंने बता दिया। जिसके पास ज्यादा है वो जमा करता था, जिसके पास कम है वो ऋण पर पैसा लेता था। अगला मुद्दा ये और कौन सा काम करते थे, तो ये सामंतों की तरह जो है न्याय का कार्य भी करते थे। अगर मान लीजिए किसी सोनार के घर में कोई विवाद हुआ है, या 2 सोनार व्यापारियों में कुछ विवाद हुआ है, ये मामला ये राजा के न्यायालय में लेके नहीं जाते थे। राजा का भी अपना न्यायालय होता था भाई ना। तो अगर 2 व्यापारियों में कोई झगड़ा हुआ है, उनके घर का कोई झगड़ा है, व्यापार का कोई झगड़ा है, तो वो झगड़ा राजा के न्यायालय में नहीं जाता था। इनके व्यापार से जुड़े जो अनुभवी लोग हैं उन्हें पंच बना दिया जाता था। अपने व्यापार का झगड़ा जो है ये खुद ही निपटा लेते थे। आज बच्चों न्यायपालिका में भी वही चल रहा है। न्यायपालिका में जो है
न्यायपालिका में उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा वो देखते हैं। अगर टेलीकॉम कंपनियां आपको धोखा दे रही हैं तो उसको समथिंग क्या कहते हैं, ट्राई में जाता है। आपका मामला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाता है। अगर बीमा कंपनी आपको धोखा दे रही है तो बीमा कंपनी से जुड़ा मामला जो है, बीमा कंपनी से जुड़ा मामला जो है इरडा में जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे करके नाम है। तो आज बच्चों न्यायपालिका वही काम कर रही है, उस जमाने में वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने व्यापार की समझ ज्यादा बेहतर है। व्यापार से जुड़ा कोई विवाद है तो न्याय प्रदान करने का काम यही कर रहे हैं। अगला बच्चों क्या है, तो कान खोल के सुनिएगा। अगला मसला जो है, तो जो अगला मसला है, श्रेणी संगठन, श्रेणी संगठन अपने अपने सिक्के भी जारी करते थे, सिक्के भी जारी करते थे। ये कौन से सिक्के थे बच्चों, तो ये आहत सिक्के थे, आहत सिक्के थे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है पंच्ड मार्क कॉइन्स है। चलिए जो है, तो अब अपने अपने व्यापार से जुड़े जो व्यापारी हैं वो अपने अपने सिक्के भी ढाल रहे हैं। अब बेटा आईएएस में प्रश्न कैसा पूछता है, वो स्टेटमेंट बनाते हैं, इसी में थोड़ा सा फेरबदल स्टेटमेंट में कर देंगे और कहेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन श्रेणी व्यवस्था से जुड़ा गलत कथन है। ए बी सी करके दे देंगे, फिर उसके बाद नीचे देंगे केवल एक सही है, एक और दो सही है, एक दो तीन तीनों सही है, निम्नलिखित में से कोई नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए जो है कि ये श्रेणी संगठन जो मैंने बताया, एक एक पहलू को खोल करके बताया, ये समझ में आया कि क्या है। श्रेणी संगठन का बच्चों पहली बार उल्लेख प्राक मौर्य काल में मिलता है। किससे जुड़ा है, तो आर्थिक मुद्दे से जुड़ा है। विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों का समूह है, विभिन्न व्यापार से जुड़े व्यापारियों का समूह है। तो ये क्या करते थे, ये बैंक के रूप में कार्य करते थे, ये न्याय का कार्य करते थे। श्रेणी संगठन अपने अपने सिक्के भी जारी करते थे, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इतना अगर मामला सही है तो आगे बढ़ लिया जाए जो है। अगला बच्चों मुद्दा क्या है, तो श्रेणी संगठन का अपने व्यापार से जुड़ा व्यापारिक कारवां निकलता था। अभी मैंने आपसे कहा ना कि पान सिंह तोमर मूवी तो स्वतंत्रता के बाद की सत्य घटना पे आधारित है। अब बच्चों 1980 में 1970 के दशक में देश में ऐसे हिस्से थे जहां पे बागी होते थे, चंबल के डाकू होते थे। क्योंकि मैंने क्लासेस भी बेटा ग्वालियर में लिया हुआ है, वही चंबल संभाग जो है ग्वालियर पड़ता है। जब व्यापारी दो चार अगर निकलते थे तो रास्ते में डाकू उन्हें लूट लेते थे, इससे व्यापार में बड़ा घाटा होता था। तो डुडुम्भी पीटी जाती थी। डुडुम्भी पीटा जाना किसी नाटक वाटक में देखे होंगे, वो ढोलक बजा करके खूब कस कस के ढोलक बजा करके कहता था सुनो सुनो सुनो। उस व्यापार से जुड़ा डुडुम्भी जो है नगर नगर में बजाया जाता था कि
फला महीना के फला तारीख में फला व्यापारियों का कारवां जो है निकलेगा। मतलब जिसको भी मान लीजिए सोनार है, बिहार का मान लीजिए सोनार वर्ग है, सोना उसे बंबई से खरीदना है या गुजरात से खरीदना है, एक तारीख जो है निकाल दिया जाता था कि फला महीने के फला तारीख में सोनार, जितने भी सोनार व्यापारी हैं वो निकलेंगे। तो ऐसे में रहता था भाई जिसको भी सोना की खरीद फरोख्त करना है वो इन्हीं के साथ निकले। तो व्यापारियों का एक लंबा कारवां निकलता था। कारवां मतलब 200-400 व्यापारी, 500 व्यापारी ऐसे निकलते थे। अब 500 व्यापारी एक साथ में है बच्चों, तो एक तरीके से छोटा मोटा फौज तो वही हो गए। इससे फायदा क्या होता था कि सब छोटा छोटा अमाउंट जो है, छोटा छोटा राशि जो है अपने व्यापारियों को सौंपते थे। इससे ये लोग लठैत रखते थे। लठैत मतलब कि उस व्यापार का जो काफिला है, अरे डाकू कितने की संख्या में आएंगे? डाकू 150 की ही संख्या में आएंगे ना। डाकुओं की कोई सेना थोड़ी होती है कि वो 1000-2000 की संख्या में आएंगे। ये 200-400 व्यापारी खुद होते थे। अपना नाम मात्र का पैसा सब लोग मिलकर के देते थे। तो कुछ लठैत रखे जाते थे। लठैत के अगर डाकुओं का हमला हुआ तो ये भी 150 लठैत लेकर के चलते थे। तो इससे क्या होगा? इससे इनके व्यापारिक कारवां जो है, जो काफिला है, उसकी सुरक्षा होगी। अब बच्चों आपने क्या पढ़ा था? प्राक मौर्य काल में 16 महाजनपद है, 16 महानगर उभरे थे। जब 16 महानगर उभरे हैं तो व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हो रहा है। जब व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हो रहा है तो क्या हो रहा है? व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के साथ साथ अब ये श्रेणी संगठन उभर जाते हैं। श्रेणी संगठन जो है अपने अपने व्यापार को सुरक्षित भी रखते हैं। व्यापार फल फूल रहा है, व्यापार फल फूल रहा है तो नगर भी फल फूल रहे हैं। काशी कौशल कुरु कंबोज अंग अवंती अस्मक मगध मत्स्य मल्ल वत्स वज्जी गांधार पांचाल सुरसेन चेदी। चलिए बेटा, तो यहीं पे जो है श्रेणी संगठन की कहानी खत्म हुआ। ये भी मसला मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ये भी बच्चों श्रेणी संगठन का भी मुद्दा समझ में आ गया होगा। अब अगले विविध मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगला विविध मुद्दा बच्चों क्या है? तो अगला विविध मुद्दा जो है, प्राचीन काल में सिक्का व्यवस्था है। प्राचीन काल में जो है सिक्का व्यवस्था है। ये भी क्लियर है ना? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा जो है प्राचीन काल में सिक्का व्यवस्था जो है, हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर में भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल में हुआ। प्राचीन काल में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग किस काल में हुआ? मौर्योत्तर काल में हुआ। अब क्या है भाई, जो मौर्योत्तर काल में सिक्कों का प्रयोग हुआ, उन सिक्कों को क्या कहते थे? उन सिक्कों को जो है
जो सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग सॉरी बच्चों, प्राक मौर्य काल में हुआ, प्राक मौर्य काल में हुआ। जो प्राक मौर्य काल में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग हुआ, इसे क्या कहते थे? तो इसे आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के मतलब जो है पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। अब पहली बार सिक्का अगर हो रहा है तो आज की तरह सिक्का थोड़ी होगा कि उस पर लिखा होगा मैं धारक को 10 रुपया देने का वचन देता हूं, मैं धारक को 5 रुपया देने का वचन देता हूं। पहला बार सिक्का है बच्चों, तो कुछ डिल डॉल वाला ही होगा, बहुत सारी कमियां होंगी। इस सिक्के को पंच्ड मार्क कॉइन्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो पंच्ड मार्क कॉइन्स जो है, ये कैसा सिक्का था, या आहत सिक्का ये कैसा सिक्का था? तो धातु को पिघलाकर एक सांचे में डालकर उस सिक्के पर क्या करते थे? उस सिक्के पर कुछ निशान जो हैं, कुछ निशान पंच किए जाते थे। कुछ निशान जो हैं पंच किए जाते थे। जो निशान पंच किया जाता था, इसलिए उसे पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। सही है। तो पहला सिक्का बच्चों कौन है? पहला सिक्का आहत सिक्का है, इसी को पंच्ड मार्क कॉइन्स कहते हैं। वो कब आया? वो प्राक मौर्य काल में आया। कान खोल के सुनिएगा, या तो पन्ना पलट करके देख लीजिए। वैदिक काल की आर्थिक दशा, आर्थिक दशा में हम लोगों ने पहला हेडिंग कृषि की दशा किए थे, दूसरा हेडिंग पशुपालन किए थे, तीसरा हेडिंग हथकरघा उद्योग किए थे, चौथा हेडिंग सिक्का व्यवस्था। तो जो चौथा हेडिंग सिक्का व्यवस्था है, वहां पे लिखा गया है कि सिक्कों का प्रयोग नहीं था। निष्क जो है महिलाओं के गले का आभूषण था। तो निष्क बेटा सिक्का थोड़ी था, वो तो महिला के गले का एक ठो चेन हार ले लूं या सिकड़ी ले लूं, और सिकड़ी लेके कहूं कि ये सिक्का है, कहीं से सिक्का दिख रहा है? आप खुद ही कहेंगे कि नहीं सर ये सिक्का नहीं दिख रहा है, ये तो सोने का आभूषण है, ये तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है। उत्तर वैदिक काल में बच्चों निष्क के साथ साथ शतमान जो है वो सिक्के के रूप में, वो सिक्का नहीं था, सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। शतमान जो है तांबा धातु है, निष्क जो है सोना है, उसका सिक्के के रूप में वो सिक्का नहीं है। पहली बार सिक्का कब आया? पहली बार सिक्का प्राक मौर्य काल में आया। कौन सा सिक्का कहते हैं? आहत सिक्का कहते हैं। कैसे बनाया जाता था? तो धातु को पिघलाकर एक सांचे में पिघला हुआ धातु डालते थे। जब वो जमने लगता था तो उसी समय उस पर कुछ निशान पंच कर देते थे। निशान कैसा होता था? तो जो निशान था उस पर कैसा निशान था भाई? तो अर्धचंद्र की आकृति थी, या तो उस पे स्वास्तिक का निशान बना देते थे, या तो उस पे नदियों का चिन्ह बना देते थे। तो ऐसे ऐसे विभिन्न चिन्ह बना देते थे, तो वो सिक्का के रूप में निशान हो जाता था, पंच्ड मार्क कॉइन्स हो जाता था।
इस प्रकार का जो आहत सिक्का है, उस आहत सिक्के में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चांदी के सिक्के को पण कहते थे। पण कहते थे, पण कहा जाता था या करसापण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? तांबे के सिक्के को माशक कहते थे। माशक कहते थे। अब बच्चों बस इतना कॉन्सेप्ट बन गया। फिर मौर्य काल में जाएंगे, सिक्का व्यवस्था, तो तीनों प्रकार का सिक्का है। सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते थे, चांदी के सिक्के को पण कहते थे, तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। अब बच्चों जो है प्राचीन काल की सिक्का व्यवस्था में बस यहीं तक जानिए। आगे की कहानी जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाला करेंगे तब देखेंगे। पहला शुद्ध सिक्का किसने जारी किया? तो पहला शुद्ध सिक्का मौर्योत्तर काल में हिंद यवनों ने जारी किया। पहली बार जो हिंद यवन शासक थे या इंडो ग्रीक शासक थे, उनके सिक्कों पर तिथि मिलता है, वर्ष का नाम मिलता है, डेटेड कॉइन्स उन्होंने जारी किया। उसके बाद बच्चों जो है सबसे शुद्ध भारतीय इतिहास में सोने का सिक्का कुषाणों ने जो जारी किया था, उसमें सबसे शुद्ध सोना की मात्रा था। शीशे का सिक्का सातवाहनों ने जारी किया था। ये सब आप कर चुके हैं। सबसे ज्यादा मिलावटी सोने का सिक्का किसका था भाई? तो सबसे ज्यादा मिलावटी सोने का सिक्का गुप्तों का था। सामंतवाद में क्या है बेटा? सामंतवाद में व्यापार वाणिज्य का पतन है। वो उनके सिक्कों में दिख रहा है। ढोल के अंदर पोल की कहानी है। देखने में भारी भरकम सिक्का है, सोने का भारी भरकम सिक्का है, परंतु उसमें मिलावट है। हाँ बेटा, मैं लिखवा चुका हूं, बस उसे एक जगह पे ला रहा हूं, एक जगह पे ला रहा हूं कि वो एक कहानी की तरह बन जाए। कहानी की तरह बन जाएगा तो कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। शुरू शुरू में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो हर चीजें एक जगह पे आप उसे पिरो नहीं पाते, इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं। मैं इंटरलिंक कर रहा हूं। आइए बच्चों, तो यहां तक का कहानी एकदम से क्लियर हो गया होगा। प्राचीन भारत यहीं पे समाप्त हो गया। अगर कुछ पूछना है तो आप फटाफट जो है पूछ सकते हैं पूरे प्राचीन भारत से। अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री सेगमेंट? पूरे प्राचीन भारत से बच्चों अगर कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन पेपर आज मैं लाया था, वहां से मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं। पीवाईक्यू किया जाए। कल बेटा आप लोग की क्लास नहीं होगी। कल आप लोग की बेटा क्लास नहीं होगी। कल आप लोग के क्लास के समय ही मुझे निकलना है, तो कल वाली क्लास आप लोग की नहीं होगी। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो है हम लोगों का ये प्राचीन भारत का इतिहास जो है यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद जो है हम लोग जो है अगला सेगमेंट शुरू किया जाएगा, वो मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा। तो फटाफट अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके आगे जो है रिगार्डिंग हम लोग आगे भी बातचीत किया जाएगा। अभी मैं क्लास में हूं, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूं।
प्राचीन काल से क्या सीख लेना चाहिए बच्चों? अब मैं क्या बताऊं, हाथ कंगन को आरसी क्या, सब तो पढ़ ही लिए जो हैं, तो पढ़ ही लिए, तो सीख क्या है? सीख ये है कि प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति जो है वो, अगर उससे हम लोग सीख ले लें तो जीवन धन्य हो जाए। प्राचीन काल की जो शिक्षा थी बेटा, शिक्षा में क्या था? शिक्षा में आज की तरह मशीन नहीं, वो थ्री इडियट मूवी था ना, थ्री इडियट मूवी की तरह मशीन नहीं बना रहे हैं। वो थ्री इडियट मूवी की तरह मशीन नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में अगर देखा जाए तो नैतिकता परक शिक्षा थी। नैतिकता परक शिक्षा मीन्स की शिक्षा जो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था, गुरुकुल में शिक्षा नैतिकता शिक्षा दिया जाता था। आज बेटा समाज से नैतिकता का ही पतन हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है। तो ये, अरे नैतिकता नहीं है तभी तो प्रशासन में भ्रष्टाचार है भाई ना, प्रशासन में भ्रष्टाचार, एक एक अधिकारी 100-100 करोड़ लूट करके बैठे हुए हैं। नैतिकता का पतन है, जनता का पैसा लूट खसोट के बैठे हैं। अगला बच्चों क्या है, जो बलात्कार की घटना है और भी जो समाज की हमारी बुराइयां हैं, वो सब क्या है? वो सब लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज हैं। क्यों जरूरत पड़ा भाई आपको एथिक्स का, जीएस पेपर 4 में एथिक्स पढ़ाने का? क्योंकि वही समाज में जो नैतिकता का पतन है उसे वो है। और क्या सीख मिलता है? सम्राट अशोक से सीख लेना है कि सम्राट अशोक प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, प्राचीन भारत के, अब पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य सम्राट अशोक का था। तो हमें सीख क्या मिलता है बच्चों की? जब वृक्ष में फल आता है तो वृक्ष झुक जाता है। आप भी कल आईएएस अधिकारी बनिएगा तो तन करके खड़े मत हो जाइएगा, तन करके खड़े मत हो जाइएगा। शक्ति के साथ विनम्रता आनी चाहिए, यह हमें सीख मिलता है। सम्राट अशोक क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा राजा बच्चों जो जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, राजा क्या उनके बाबूजी जो थे बिंदुसार भी जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे। वो व्यक्ति जीवन भर क्या कह रहा है? जीवन भर जो है धम्म का प्रचार प्रसार, और धम्म के प्रचार प्रसार में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अमचू धम्मम, कि अमचू धम्मम मतलब धम्म क्या है? तो खुद से कहते हैं अपासिनवे बहुक याने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यमचू धम्मम। अपासिनवे मतलब पाप काम कार्य नहीं करना है, बहुक याने मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना है, दया दाने मन में दया की भावना रखना है, दानशील भावना रखना है, सचे सोचवे सोच समझ कर बोलना है, माधवे साधवे च यमचू धम्मम। प्राचीन भारत से बच्चों हमें यह सीख मिलती है। अगला अगर कहेंगे प्राचीन भारत से क्या सीख मिलता है, तो कला और संस्कृति जब करेंगे, अभी तो बस केवल वही चल रहा है, जब कला और संस्कृति करेंगे तो बहुत सी सीख और उभर करके आएगा। ठीक है, चलिए बेटा जो है तो ये भी हो गया आपका। अब जो है पीवाईक्यू, चलिए 10-20 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आइए बेटा जो है पीवाईक्यू पे आते हैं। पीवाईक्यू करने से पहले कान खोल करके पहले प्रश्न को सुनना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी
अब नीचे ऑप्शन है, किन नदियों के तट पर बसी थी बच्चों? तो ऑप्शन ए सिंधु है। पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहे हैं किन नदियों के तट पे बसी है, तो पहला सिंधु है, दूसरा चिनाब है, तीसरा जो है झेलम है, चौथा जो है गंगा है। अब कोड में उत्तर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ए सही है, ए में कह रहे हैं कि 1 और 2 है, बी कह रहे हैं कि सही है, तो बी में कह रहे हैं कि 1 2 3 है, 1 2 3 है, सी कह रहे हैं कि 2 3 4 है, 2 3 4 है, और डी कह रहे हैं कि सभी चारों सही है, सभी चारों सही है। कौन सा बेटा इसका उत्तर कौन सा सही लग रहा है आपको? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पे थी? क्या निर्मल है? शाबाश बेटा, निर्मल जो है 1 2 3 जो है ये सही उत्तर है, 1 2 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये वाला आप लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध जो है पाकिस्तान का प्रांत है। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं देखता हूं बता पाते हैं। पहला करें, क्या हड़प्पा सिंध में स्थित था? दूसरा जो है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। तीसरा जो है चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो है, और चौथा जो है सुरकोटदा है, सुरकोटदा है। अब बताइए भाई, इसमें से ए कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 और 2 है, ए कह रहे हैं कि 1 और 2 सही है, बी कह रहे हैं कि 2 और 3 सही है, सी कह रहे हैं कि 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, डी कह रहे हैं कि 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। बताइए भाई कौन सा सही है? सिंध में कौन सा स्थल हो सकता है? ए वाले तो गलत हैं बेटा, ए वाले कंप्लीटली गलत हैं। अगला बताइए। सी वाले भी बेटा गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं। अब बताइए, अब 2 ही बचा, उसमें से कोई बता दीजिए। 2 और 3 कह रहे हैं ये कोई स्टूडेंट हैं। 2 और 3 बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो भी सिंध में है, चन्हुदड़ो भी सिंध है। हड़प्पा तो पंजाब में है, पंजाब का जो मोंटगोमरी जिला शायद है वहां पर है। चलिए जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक अभिलेख मैंने आप लोग को बताया था, बोगोसगोई अभिलेख जो है, तो कह रहे हैं बोगोसगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक काल में बेटा मैंने एक अभिलेख बताया था, बोगोसगोई अभिलेख। ये प्रश्न पूछ रहे हैं बोगोसगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या बोगोसगोई मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच व्यापारिक केंद्र है? बी कह रहे हैं कि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। सी कह रहे हैं कि
वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी। डी कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। डी कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बोगोसगोई का बेटा, हाँ एशिया माइनर में है। शाबाश, इतना अगर समझ रहे हैं तो बता ही सकते हैं। बताइए जो है बोगोसगोई क्या है, फटाफट बताइए जो है। बी बेटा, बी बिल्कुल सही है। शाबाश, बी जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बच्चों आते हैं। बी वाले बिल्कुल सही हैं बेटा। जितने लोग बी वाले हैं, बोगोसगोई एशिया माइनर में है। वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। किन देवता का? तो इंद्र हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं और वरुण हैं। इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगला कह रहे हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार साप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार साप्तांग सिद्धांत का 7वां अंग कौन है? 7वां अंग कौन? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है बेटा, इतना आप लोग नहीं कर पाते हैं, फिर भी मैं देखता हूं। अरे साप्तांग सिद्धांत मौर्यकालीन प्रशासन में पढ़ाया था भाई ने, केंद्रीय प्रशासन में। साप्तांग सिद्धांत का 7वां अंग कौन है? ए कह रहे हैं जनपद है, बी कह रहे हैं दुर्ग है, सी कह रहे हैं मित्र है, डी कह रहे हैं कि कोश है। ए जनपद है, बी दुर्ग है, सी मित्र है, डी कोश है। बताइए। हाँ मित्र हैं बेटा, शाबाश शाबाश। मोहम्मद फैजान हैं। जो लोग भी मित्र हैं, प्रियंका हैं, हेमा हैं। साप्तांग सिद्धांत क्या है? साप्तांग सिद्धांत जो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र है। आगे क्या कह रहे हैं भाई? अगला प्रश्न आते हैं। किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? किसके शासन काल में डाइमेकस जो है भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी सम्राट अशोक, डी कनिष्क। बताइए बच्चों, किसके समय काल में जो है डाइमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। ये आसान है। इतना तेजी से बेटा निकलता है कि सबका नाम मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा मीनाक्षी, तो इसीलिए आपका नाम मैं नहीं बोल पाया जो है। कमेंट आप लोग खुद देख रहे होंगे, इतना तेजी से निकलता है कि वो पता ही नहीं चलता है। बिंदुसार के दरबार में आए थे ना, मैंने कहा था। मिस्र के साथ साथ टॉलमी फिलाडेल्फस रहते हैं, उन्होंने डाइनिसियस को भेजा था। सीरिया के शासक एंटियोकस रहते हैं, एंटियोकस ने जो है डाइमेकस को भेजा था। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है। कह रहे हैं सम्राट अशोक का जो धम्म है उसके मूल संदेश क्या हैं? सम्राट अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या हैं? ए कहते हैं राजा के प्रति वफादारी, बी कहते हैं शांति एवं अहिंसा। धम्म का मूल संदेश क्या है? तो ए है राजा के प्रति वफादारी, बी है शांति एवं अहिंसा, सी है बड़ों का सम्मान
और डी है धार्मिक सहनशीलता, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एक बेटा ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका बेटा ई ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन होगा, एक से अधिक। शांति एवं अहिंसा बी भी सही है। बड़ों का सम्मान, अभी मैंने कहा ना, कियम चू धम्मम अपासिनवे बहुक याने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यम चू धम्मम मातृ शुश्रूषा पितृ शुश्रूषा अनुजम च शुश्रूषा। तो बड़ों का सम्मान करना ये भी इनका धर्म रहता है, धार्मिक सहनशीलता ये भी इनका धर्म रहता है। तो कुल मिलाकर एक से अधिक ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिना बेगार लिए। बिना बेगार मतलब बिना कर लिए। अगला प्रश्न है, बिना बेगार लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने बताया था। बिना बेगार लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी ऑप्शन है बिंदुसार ने, सी ऑप्शन है सम्राट अशोक ने, डी ऑप्शन है रुद्रदामन ने। अगर बेटा ई ऑप्शन नहीं रहता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, पिछला वाला जो क्वेश्चन मैं पूछा। बिना कर लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी जो है बिंदुसार, सी जो है सम्राट अशोक, डी जो है रुद्रदामन। डी बेटा जो है, डी जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन कहते हैं पलासिनी और स्वर्णसिक्ता नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया, उसके पीछे सुदर्शन झील है, उस सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई। ये काम किसने किया था? ये काम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। फिर कहते हैं उसकी मरम्मत जो है सम्राट अशोक के गवर्नर तुषास्प ने कराई थी। फिर वो कहते हैं कि मैंने भी मरम्मत करवाया, लेकिन मैंने एक पाई भी जनता से कर नहीं लिया था। तो सही उत्तर बेटा रुद्रदामन है। अगला बच्चों जो है मैच करने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैच करने के लिए दिया है। ए जो है डेमेट्रियस है, बी, सी और डी। बी कौन है? तो बी जो है रुद्रदामन है, और रुद्रदामन है। सी जो है गोंडोफर्नीज है, सी जो है गोंडोफर्नीज है। और डी जो है विम है, विम कैटफिशेस है। इधर सूची है, ये सूची 1 है, और इधर बेटा सूची 2 है। सूची 2 में क्या करना है? तो एक जो है पहलव है, इसी पहलव को पार्थियन भी कहते थे। अगला जो है कुषाण है, अगला जो है हिंद यमन है, और अगला जो है शक है। अब मैच करना है ए, बी, सी, डी के साथ मैच करना है, और यहां पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन है, ऐसे है। अब बताइए जो है 1 3 2 4, ए में 1 3 2 4 है, बी में जो है 4 3 1 2 है, 4 3 1 2 है, सी में बेटा 3 4 1 2 है,
3 4 1 2 है, और डी में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। बताइए जो है कौन सा उत्तर सही है। अपना समय लेकर के बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है। सी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। सी जो है बिल्कुल सही है। सी जिनका भी है वो बिल्कुल सही आंसर है। सी वाला जो है 3 4 1 2 ये सही आंसर है। डेमेट्रियस कौन रहते हैं? हिंद यमन शासक रहते हैं। रुद्रदामन जो हैं वो शक रहते हैं। गोंडोफर्नीज पार्थियन रहते हैं। विम कैटफिसेस कुषाण रहते हैं। ऐसे ही बच्चों ये पीवाईक्यू आप कर रहे हैं, पिछले साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो कोई तीसरी दुनिया का प्रश्न नहीं पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आईएएस 2014 का है। आईएएस 2014 का है, कह रहे हैं शक संवत पर आधारित, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का एक चैत्र। अरे बेटा हिंदी वाला जो महीना हम लोग का है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ पूस ऐसे करके है ना। तो कह रहे हैं शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का एक चैत्र ग्रिगेरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। मतलब जो चैत हम लोग का पहला महीना है वो किस दिन शुरू होता है। तो पहला करें 22 मार्च ब्रैकेट में 21 मार्च, अगला करें 15 मई ब्रैकेट में 16, वो लीप ईयर वाला जोड़ करके ब्रैकेट कर दे रहे हैं, 15 मई 16 मई, अगला है 31 मार्च 30 मार्च, अगला है 21 अप्रैल 20 अप्रैल। शाबाश बेटा, लखन है, लखन है, विशाल है, शिवम है, शाबाश बेटा शाबाश। 22 मार्च 21 मार्च जो है वो हम लोग का राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से पहला महीना होता है। एक बच्चों और प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विक्रम एवं शक संवत के मध्य, अगला प्रश्न जो है विक्रम एवं शक संवत के मध्य, संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? शक संवत के मध्य कितना अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? ए जो है 57 वर्ष, बी जो है 78 वर्ष, 78 वर्ष, सी जो है 135 वर्ष और डी जो है 320 वर्ष, 320 वर्ष। बताइए बेटा 57 वर्ष का आंसर आ रहा है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक कहावत जो है ना, आसमान गिरा तो सब बिना समझे आसमान गिरा, 2 4 57 बोले, सब उसी में चल रहे हैं 57 में। एक भी सही उत्तर अभी तक बेटा जो है नहीं दिखा, एक भी, सैकड़ों आंसर आ गया, एक भी सही उत्तर नहीं दिखा। तो
विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में हुआ था। शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुआ था। अब वो BC है, ये AD है, तो 57 + 78 करेंगे तो 135, 8 7 15, 7 6 13, 135 वर्ष का अंतर जो है वो आएगा। इसे बेटा IAS कहते हैं। IAS के प्रश्न थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब इसमें 3 प्रश्न है। पहले लड़के को विक्रम संवत पता है कि नहीं है, शक संवत पता है कि नहीं है, दोनों पता है तो अंतर में जोड़ना है कि घटाना है। इतना जब दिमाग काम करेगा तब जाके सही उत्तर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हूणों का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? हूणों का भारत पे आक्रमण कब हुआ था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में। हूणों ने गुप्तों की ईंट से ईंट बेटा बजा दिया था, यह शब्द मैंने प्रयोग किया था। किसके समय से उनका आक्रमण शुरू हुआ था? अरे शाबाश बेटा, सपना है, सपना। उसके बाद और भी लवकुश हैं, कोमल हैं, छाया हैं, मनीष हैं, ऋषि हैं, शिवम हैं, शलोनी हैं, और भी बहुत सारे। स्कंदगुप्त बेटा सही ऑप्शन है। अगला कह रहे हैं भाई, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? महापद्मनंद, बी जो है चंद्रगुप्त मौर्य, सी जो है सम्राट अशोक, डी जो है समुद्रगुप्त। डी जो है समुद्रगुप्त। बताइए भाई किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त जो रहते हैं, समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति जो रहता है उसी को इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। तो सही है बेटा, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ए धन्वंतरी हैं, बी जो हैं भास्कराचार्य हैं, सी जो हैं चरक हैं, डी जो हैं सुश्रुत हैं। ए धन्वंतरी हैं, बी भास्कराचार्य हैं, सी चरक हैं, डी जो हैं सुश्रुत हैं। तो प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित कौन नहीं है? अशोक का भी बेटा सही है, प्रश्न में अशोक भी सही है। शिवम जो आपने कहा है पिछले वाले प्रश्न में, अशोक का भी इलाहाबाद स्तंभ लेख रहता है। भास्कराचार्य जो रहते हैं बेटा, भास्कराचार्य जो रहते हैं खगोल विद्या से संबंधित हैं। खगोल विद्या जो है गणित विज्ञान से भी संबंधित थे। मेडिकल साइंस से उनका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। तो चलिए बेटा जो है इस तरह से मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों से जो है, एक और बता दीजिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य अभी परसों वाली क्लास में ही मैंने बताया है,
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए एरण से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से, डी सांची से। ए एरण से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से, डी सांची से। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य बच्चों ए, अरे वाह शाबाश, लौकुश हैं, सलोनी हैं, अर्चना हैं, प्रियांशु हैं। अब बेटा इतना तेजी से निकल रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं नाम आप लोगों का। ए वाले जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल सही हैं। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत करता है। तो चलिए बेटा जो है अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने 10-20 प्रश्न आप लोगों से चर्चा कर लिया। प्राचीन भारत यहीं पे समाप्त हो गया। अब प्राचीन भारत को अलविदा कहने का समय आ गया है। कल आप लोग की क्लास नहीं होगी। कल इसी समय मेरी फ्लाइट है, मुझे दिल्ली निकलना है। तो फिर से अब हम लोगों की मुलाकात जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है सोमवार को, हम लोग मंडे को जो है वो मिला जाएगा। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल फिर हम लोग, कल नहीं अगले क्लास में फिर से इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।